नमस्कार दोस्तों, 24 अक्टूबर 2022 दिवाली के दिन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियन ऋषि सुनक को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता है। ध्यान से सुनिए, डिक्लेयर किया जाता है। वो कोई इलेक्शन नहीं जीतते, बल्कि उनकी पार्टी उन्हें चुनती है नया प्रधानमंत्री बनने के लिए। इससे पिछली प्राइम मिनिस्टर थी यूके की लिज ट्रस, जिन्होंने सिर्फ 44 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। और उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे बोरिस जॉनसन। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर 3 प्रधानमंत्री यहाँ पर देखे गए यूके के। आखिर क्या कारण है, कैसे एक के बाद एक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बदले जा रहे हैं? क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है यूनाइटेड किंगडम में? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Rishi Sunak is the first person of color ever to lead the government. It's Rishi Sunak. Rishi Sunak is to be Britain's next Prime Minister. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak will become this country's first ever Prime Minister of colour. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 2019 से। जिस साल इंडिया में लोकसभा की इलेक्शंस हुई थी, उसी साल यूके में भी जनरल इलेक्शंस हुई थी। इन इलेक्शंस में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही थी। एक है इनकी कंजर्वेटिव पार्टी, जिन्हें टोरीज करके भी बुलाया जाता है, और दूसरी है लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे बोरिस जॉनसन, लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन। इन इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ जीत हुई। टोटल 650 सीट्स हैं इनके हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि लोकसभा का इक्विवेलेंट है। जैसे कि हमारी लोकसभा में 543 सीटें होती हैं, 543 एमपीज बैठते हैं। इनके में 650 है, मेजॉरिटी मार्क है 326 का। इन इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती 365 सीट्स और लेबर पार्टी रह गई सिर्फ 202 पर। नतीजा ये हुआ कि बोरिस जॉनसन बने यूके के अगले प्रधानमंत्री। अब क्या रीजन था बोरिस जॉनसन को 3 साल बाद जाकर इस्तीफा देना पड़ा? कारण इसके पीछे कई थे, लेकिन सिंपली कहा जाए तो बोरिस जॉनसन ने कॉन्फिडेंस खो दिया था जनता के सामने और अपनी पार्टी के सामने भी। इनकी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में क्या होता है, इनकी पार्टी के एक एमपी ओवन पीटरसन का सस्पेंशन हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने लॉबिंग के रूल्स तोड़े थे। बोरिस उस सस्पेंशन को रोकने के लिए विप लगाते हैं अपने पार्टी मेंबर्स पर। विप सिस्टम बेसिकली एक तरीका है अपने पार्टी मेंबर्स में डिसिप्लिन लाने का। यानी अगर किसी चीज को लेकर कोई वोटिंग करी जा रही है, तो पार्टी के सारे मेंबर्स एक तरफ ही वोट दें जैसा पार्टी चाहती है। You better vote the way we want you to, or there's going to be big trouble. ये सिस्टम वैसे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई इंपॉर्टेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा में आया है तो विप लगाई जाती है। पब्लिक के सामने ये एक बड़ी क्वेश्चनेबल चीज थी कि बोरिस जॉनसन यहाँ पर एक करप्ट इंसान को बचाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये है पहला दाग जो बोरिस जॉनसन के ऊपर लगता है। दूसरा दाग इनके ऊपर लगता है 30 नवंबर 2021 को, जब पार्टी गेट स्कैंडल पर पहली रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ पार्टी करने लग रहा था, गैदरिंग्स होल्ड करने लग रहा था जब पूरा लंदन लॉकडाउन में था। यानी लोगों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था। लोगों को कहा जा रहा था कि घर के अंदर बैठे रहो, किसी से मिलो मत। और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम करने वाले लोग पार्टी कर रहे थे। इसे पार्टी गेट कहा जाता है। 7 दिसंबर 2021 को एक और बड़ा खुलासा होता है इस पार्टी गेट में। मीडिया में एक वीडियो क्लिप सामने आती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं अलेग्रा स्ट्रैटन, वो उस वीडियो में मजाक उड़ा रही है इन पार्टीज का। Would the Prime Minister condone having a Christmas? What's the answer? I don't know. I didn't. Wasn't the party, it was cheese and wine. Just be clear, it's not. Is cheese and wine all right? It was a business meeting. I'm joking. It is recorded. It's fictional party. It was a business meeting. इस लीक्ड वीडियो के प्रेशर में आकर इन्हें रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोजीशन से। अब इसी दौरान एक तीसरा बड़ा झटका लगता है बोरिस जॉनसन को वॉलपेपर गेट कंट्रोवर्सी में। यूके का इलेक्शन कमीशन इनकी कंजर्वेटिव पार्टी पर फाइन लगाता है 17,800 पाउंड का। फाइन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जब अपने प्राइम मिनिस्टर के घर की रेनोवेशन कराई थी, तो उन्हें जो चंदा मिला था उसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर के घर को रेनोवेट करने का टोटल बिल आया था 2 लाख पाउंड का, लेकिन जो पब्लिकली ग्रांट किया गया था वो सिर्फ 30,000 पाउंड था इसके लिए। 10 जनवरी 2022 पार्टी गेट स्कैंडल में एक और बड़ा खुलासा होता है। बोरिस जॉनसन के प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन रेनॉल्ड्स की एक ईमेल लीक होती है। An email proves that Downing Street staff held a party at the height of lockdown. इस ईमेल में पता लगता है कि वो 100 लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आओ हमारे साथ पार्टी करो प्रधानमंत्री के घर पर, जब पूरा देश लॉकडाउन में था। खुलासे में पता चलता है कि बोरिस जॉनसन ने खुद इस पार्टी को अटेंड किया था। ये खबर मीडिया में चलाई जाती है और प्रेशर में आकर बोरिस जॉनसन को जवाब देना पड़ता है। बोरिस जॉनसन जनता के सामने माफी मांगते हैं और कहते हैं
कि उन्हें लगा था ये पार्टी एक्चुअली में पार्टी नहीं है बल्कि एक वर्क इवेंट है। I believed implicitly that this was a work event, and I should have recognized that even if it could be said technically to fall within the guidance, there would be millions and millions of people who simply would not see it that way, and to them and to this House I offer my heartfelt apologies. ऑपोजिशन के एमपीज उन पर आरोप लगाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी के खुद के कुछ पॉलिटिशियंस बोरिस जॉनसन की बातों पर यकीन नहीं करते। परेशान होकर उसूलों के लिए कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जैसे कि एमपी क्रिश्चियन वेकफोर्ड जो कि लेबर पार्टी में स्विच हो जाते हैं 19 जनवरी को। चीज नोट करने वाली यह है दोस्तों कि कैसे यूके में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बहादुरी से इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, पार्टी के अगेंस्ट फाइन लगा देता है बिना डरे, बल्कि मीडिया भी कितना स्वतंत्र है कि वो इन सारे स्कैंडल्स को इतने खुले में एक्सपोज करने लगता है। इसके अलावा इनकी पुलिस भी इंडिपेंडेंटली एक इन्वेस्टिगेशन करती है पार्टी गेट स्कैंडल में। अप्रैल 2022 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइन लगाती है बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक पर, क्योंकि इन्होंने बोरिस जॉनसन की बर्थडे पार्टी अटेंड करी थी जब पूरा देश लॉकडाउन में था। क्या इमेजिन कर सकते हो ऐसी चीज इंडिया जैसे देश में होना कि पुलिस रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस पर फाइन लगाए? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो पुलिस है वो रूलिंग पार्टी के इशारों पर नाचती है हर स्टेट में। वैसे मैंने ऋषि सुनक का यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि इस वक्त ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे। अब इतने स्कैंडल्स मानो काफी नहीं थे कि 25 मई 2022 को एक और बड़ा झटका लगता है। पार्टी गेट स्कैंडल पर एक नई फुल रिपोर्ट निकाली जाती है सिविल सर्वेंट सू ग्रे के द्वारा। इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस और घर में एक पार्टी नहीं बल्कि ढेरों पार्टीज करी गई थी। In the end, around 30 to 40 people attended, including Boris Johnson. Then there was this event on the Prime Minister's birthday, for which he's now been fined. ऐसी पार्टीज करी गई थी जहां पर इन पॉलिटिशियंस ने इतनी पी ली थी कि वो हल्ला मचाने लग गए थे, मारपीट करने लग गए थे सिक्योरिटी और क्लीनिंग स्टाफ के साथ। At one in June 2020, the then head of ethics in the Cabinet Office, Helen McNamara, brought a karaoke machine. जून तक आते आते बोरिस जॉनसन की इमेज ना सिर्फ जनता के सामने नीचे गिर गई थी बल्कि उनकी खुद के पार्टी के लीडर्स भी उन्हें सपोर्ट करने से पीछे हट रहे थे। एक कॉन्फिडेंस वोट होता है जिसमें 41% एमपीज कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन को हटाने के फेवर में वोट करते हैं। बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि खुद की पार्टी के 41% एमपीज उनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी बोरिस जॉनसन वहां पर टिके रहते हैं, अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखते हैं। फिर बोरिस को लगता है एक और बड़ा झटका। उन्होंने जो नए डेप्यूटी चीफ विप अपॉइंट किए थे क्रिस पिंचर, पता चलता है कि उन्होंने 2 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। एम्बैरेसमेंट के मारे जून 30 को वो इस्तीफा दे देते हैं। जब बोरिस जॉनसन से सवाल किया जाता है इसको लेकर, वो कहते हैं कि उन्हें इन एलिगेशंस के बारे में कुछ नहीं पता। बट मीडिया जब और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि बोरिस जॉनसन को इन एलिगेशंस के बारे में 2019 से ही पता था। इस खबर के सामने आते ही बोरिस जॉनसन की सरकार में बैठे मिनिस्टर्स अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। वो कहते हैं बस बहुत हुआ, हम और नहीं सह सकते। जब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे हम नहीं कंटिन्यू कर सकते, ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। साजिद जाविद हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। अगले 24 घंटों में 36 एमपीज अपने रोल से रिजाइन कर देते हैं गवर्नमेंट। टोटल में देखा जाए इस पॉइंट तक 62 मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके होते हैं। जब सरकार चलाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं तो कैसे चलेगी सरकार? मजबूरन 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन को भी खुद इस्तीफा देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से वो रिजाइन कर देते हैं। I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, thank you for that incredible mandate. अब यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है लिज ट्रस की। सितंबर 2022 एक बहुत ही मुश्किल समय ब्रिटेन के लिए। क्वीन एलिजाबेथ का जस्ट अभी देहांत हुआ है। यूक्रेन में वॉर चलने लग रही है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। देश में खुद ब्रेक्सिट की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है। पार्टी की रेपुटेशन खतरे में है। स्कॉटलैंड वहां पर अपना रेफरेंडम कराने की धमकी देने लग रहा है, यूके से अलग हो सकता है। वैसे ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो यूके फेस करने लग रहा है आज के दिन, उसका क्रेडिट जाता है 2016 में हुए ब्रेक्सिट को। ब्रेक्सिट वोट बेसिकली डिसीजन था जब यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बना रहेगा। The other major story tonight, the global aftershocks after that vote in Britain, and for so many around the world, a stunning result. Deciding to leave the European Union, to go it alone. एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया था ब्रेक्सिट के फेवर में। झूठे वादे किए गए थे जिनको मैंने
यहाँ डिटेल में बताया है। सबसे पहले सोशल मीडिया के स्कैंडल्स उभर कर आए थे कि कैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया गया ब्रेक्सिट के लिए वोट करने के लिए। इस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर आप देख सकते हैं। प्रॉमिस किया गया था ब्रेक्सिट के बाद रोमिंग चार्जेस नहीं बढ़ेंगे यूके के लिए, लेकिन बढ़े। प्रॉमिस थी कि सस्ता खाना मिलेगा जनता को ब्रेक्सिट के बाद, लेकिन खाने का प्राइस बढ़ गया। फिशरीज एक बड़ा इशू हुआ करता था ब्रेक्सिट को लेकर। 90% लोग जो फिशरीज के सेक्टर में काम करते थे उन्होंने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट किया था। लेकिन यूरोपियन यूनियन से ट्रेड कनेक्शन टूटने के बाद इनकी फिशरीज कोलैप्स कर चुकी है। ज्यादातर लोग जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया था आज के दिन वो रिग्रेट करते हैं। लेकिन एनीवेज अपनी कहानी पर वापस आए तो बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इलेक्शंस हुई कि अब किसे नया प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। प्रोसीजर बेसिकली ये है कि जो भी नया लीडर है वो अपने लिए 100 MPs का सपोर्ट दिखाए। अगर 100 MPs का सपोर्ट मिल जाता है तो जिन जिन लोगों को ये मिला है उनके बीच में वोटिंग कराई जाएगी और पार्टी के मेंबर्स वोट करेंगे अपने लीडर को चुनने के लिए। जुलाई 2022 में बोरिस के रेजिग्नेशन के बाद 2 लीडर्स उभर कर आए, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। टोरीज ने अपनी पार्टी के अंदर ऑनलाइन वोटिंग के जरिए वोट किया और 57% वोट्स के साथ लिज ट्रस इसे जीत गई। इसी रीजन से लिज ट्रस को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया यूके का सितंबर में। इतनी सारी क्राइसिस के चलते लिज ट्रस के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो एक नया प्लान प्रेजेंट करती हैं 23 सितंबर को। प्रॉमिस करती हैं कि यूके की इकोनॉमी को वो रिवाइव करके दिखाएंगी। एक बड़ा पैकेज रिलीज करती हूँ टैक्स कट्स को लेकर। पिछले 50 सालों में जितने बड़े टैक्स कट्स नहीं देखे गए उतने बड़े टैक्स कट किए जाएंगे। आइडिया यहाँ पर ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का था कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए टैक्स कट कर देंगे ताकि पैसा धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके आम जनता तक आए। ये एक बड़ा ही फ्लॉप आइडिया निकला। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हर कोई जानता है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स इस तरीके से काम नहीं करती है। जैसे ही इन्होंने इस प्लान को अनाउंस किया, जो ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू थी वो बुरी तरीके से नीचे गिर गई, ऑल टाइम लो पहुंच गई। इंटरेस्ट रेट्स ऊपर उठ गए। IMF ने यूके की गवर्नमेंट को कहा कि प्लीज अपने प्लान को री इवैल्यूएट करो। लिज ट्रस ने अपने प्लान को बताते वक्त चांसलर ऑफ द एक्सचेकर क्वासी क्वार्टेंग को साथ में लिया था। 14 अक्टूबर को वो सारा ब्लेम क्वासी क्वार्टेंग पर ही डाल देती हैं और उन्हें अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है। अगला चांसलर बनाया जाता है जेरेमी हंट को, जो कि पुराने फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो चांसलर बनते ही क्या करते हैं, जितनी भी चीजें लिज ट्रस ने प्रॉमिस करी थी सब कुछ रोल बैक कर देते हैं। लोगों को लगता है कि देश तो एक्चुअली में जेरेमी हंट चलाने लग रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर जेरेमी हंट और लिज ट्रस के बीच में। लिज ट्रस की इमेज जनता के सामने और अपनी पार्टी मेंबर्स के सामने बुरी तरीके से नीचे गिरती है। जो ओपिनियन पोल्स कराए गए थे इसको लेकर, सिर्फ 10% लोग एक्चुअली में लिज ट्रस की लीडरशिप को अप्रूव करते थे। 80% लोगों का अनफेवरेबल व्यू था इनको लेकर। ये रेटिंग इतनी बुरी थी कि बोरिस जॉनसन ने जब रिजाइन किया था इनकी रेटिंग उससे भी बुरी थी। यूके के पूरे इतिहास में ये लीस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। इनकी खुद की पार्टी के 55% लोग कहते हैं कि लिज ट्रस को हटाओ इस गद्दी से। और 19 अक्टूबर को एक बड़ा ही शोर शराबे वाला chaotic पार्लियामेंट सेशन होता है। The country's got nothing to show for it except the destruction of the economy and the implosion of the Tory party. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. They're all gone. So why is she still here? जिसके बाद अगले दिन 20 अक्टूबर को लिज ट्रस को मजबूरन रिजाइन करना पड़ता है। क्या होता है इस पार्लियामेंट सेशन में? 19 अक्टूबर को जो लेबर पार्टी है वो पार्लियामेंट में एक नया कानून लाना चाहती है। ये कानून होता है फ्रैकिंग को बैन करने के लिए। फ्रैकिंग बेसिकली जमीन से तेल निकालने का एक तरीका है जिसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इससे ग्राउंड वाटर पॉइजन हो जाता है, पानी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है और इन्वायरमेंट पे एक ओवरऑल बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये एक इन्वायरमेंटल इशू है। लेबर पार्टी चाहती थी कि एक कानून पास किया जाए कि यूके में फ्रैकिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। अब कंजर्वेटिव पार्टी इस बिल को लेकर सिर्फ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचती, वो सोचती है कि अगर इस बिल पे ज्यादा वोट्स लेबर पार्टी के फेवर में चले गए तो हमारी पार्टी की इमेज के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम इस वोट को हार नहीं सकते। हार गए तो लगेगा कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा रहा पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के लिए, और हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी यहाँ पर सत्ता हार जाए। इसलिए एक विप इशू करी जाती है कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा कि जितने भी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज हैं वो इस लॉ के खिलाफ वोट करें। ये एक 100% हार्ड 3 लाइन विप होती है। 3 लाइन विप यानी सबसे इंपॉर्टेंट विप। इतनी इंपॉर्टेंट है ये, 3 बारी यहाँ पर इसे हाईलाइट किया जा रहा है। डिबेट के एंड में जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है वो अनाउंस करते हैं कि इस फ्रैकिंग के मोशन को कॉन्फिडेंस वोट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा।
ये सुनकर हल्ला मच जाता है कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज में। वो कहते हैं हम तो एनवायरनमेंट को इग्नोर करके हम बस इसके अगेंस्ट इसलिए वोट कर रहे थे ताकि हमारी पार्टी बची रहे, लेकिन अब कह रहे हो इसे कॉन्फिडेंस वोट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा तो हम तो अपनी मर्जी से वोट करें। फिर इस केओस और कंफ्यूजन के बीच में बहुत से कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिशियंस नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एलिजिडली मैन हैंडल और बुली किया जाता है कि वो लिज ट्रस की ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग वोट करें। As you know, members are expected to be able to vote without fear or favour. Yes. And the behaviour code, which is agreed by the whole of the House, says that there shall never be bullying or harassment of members. I saw members being physically manhandled into another lobby and being bullied. इस पार्लियामेंट सेशन के बाद जो लिज ट्रस के होम सेक्रेटरी थे वो इस्तीफा दे देते हैं और मजबूरन लिज ट्रस को भी रिजाइन करना पड़ता है। अब कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पर जानती है कि अगर दोबारा से इलेक्शंस कराए जाएं तो उनकी पार्टी का जीतने का चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जनता के सामने उनकी इमेज इतनी नीचे गिर चुकी है कि एक के बाद एक स्कैंडल होते हैं। यहाँ पर एक ढंग का लीडर नहीं है इनकी पार्टी में, हर दूसरे दिन किसी को नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इससे अच्छा है कि हम दूसरी पार्टी को ही वोट देकर जिता दें। अब लिज ट्रस के रेजिग्नेशन के बाद फिर से यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चुनने की बारी आई। जो लीडर्स खड़े हुए उन्हें कम से कम 100 एमपीज कलेक्ट करने थे। ऋषि सुनक ने 100 एमपीज का मार्क सबसे पहले क्रॉस किया। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बोरिस जॉनसन दोबारा से खड़े होंगे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन वो 100 एमपीज का मार्क नहीं क्रॉस कर पाए। 23 अक्टूबर को वो एक बहाना दे देते हैं एथिक्स का और फिर कहते हैं कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था उस पोजीशन पे बैठने में दोबारा से। एक और लीडर थी यहाँ पर पेनी मोरडॉन्ट, ये भी कोशिश कर रही थी अगली प्राइम मिनिस्टर बनने की, लेकिन इन्हें वो 100 नॉमिनेशंस मिल ही नहीं पाए। तो क्योंकि ऋषि सुनक इकलौते हुए जिन्होंने 100 एमपीज के नॉमिनेशन का मार्क क्रॉस किया, इसलिए ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए। Rishi Sunak has now reached 100 backers, which obviously means that he has now passed the threshold needed to make the ballot for the next few. वैसे ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर इंडिया में जरूर कुछ इंडियंस में उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन इंसान है। सेम प्राइड जो लोग सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोगों को लेकर फील करते हैं कि इंडियन ओरिजिन लोग इतने हाई लेवल पर पहुंच गए और देशों में उनके सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसा कि आपने देखा कितनी सारी क्राइसिस से जूझ रही है यूके। पाउंड की वैल्यू नीचे गिर रही है, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लग रही है, लोगों के लिए खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है, यूक्रेन वॉर का असर पड़ रहा है, ब्रेक्सिट का असर पड़ रहा है, ऊपर से पार्टी की रेपुटेशन भी डाउन है। देखने वाली बात होगी कि ऋषि सुनक अब आगे क्या डिसीजंस लेते हैं देश को इन सारी क्राइसिस से बचाने के लिए। इनके बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे बोरिस जॉनसन के अंडर, लेकिन जनता का जो परसेप्शन है, यूके में लोगों का जो परसेप्शन है ऋषि सुनक को लेकर, वो शायद इतना फेवरेबल नहीं है। दो बड़े रीजंस हैं इसके पीछे। पहला रीजन तो ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हाल ही में हुआ है, लोग एक्चुअली में दोबारा से इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी पर इतना भरोसा नहीं रहा है। और दूसरा रीजन है कि ऋषि सुनक एक्चुअली में सबसे अमीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। He's had a pretty privileged life thanks to the hard work of his immigrant parents. Sunak made a fortune in business himself and then married the daughter of an Indian IT billionaire. So he's also the richest prime minister imaginable. इनकी टोटल नेटवर्थ 730 मिलियन पाउंड्स की है। लोग सवाल ये उठाते हैं कि एक इंसान जो इतनी अमीरी में जिया है, क्या वो आम जनता की प्रॉब्लम्स समझ पाएगा? अब ये तो टाइम ही बताएगा कि ऋषि सुनक कैसे फैसले लेते हैं और क्या वो यूके को वापस सही राह पर ला सकते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज जो इस पूरी कहानी को सुनकर सीखी जा सकती है वो ये है कि ऊपर ऊपर से देखकर लगेगा कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस बड़ी ही खराब चीज हो रही है यूके में, लेकिन थोड़ा गहराई से आप देखोगे तो ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर मीडिया इतना इंडिपेंडेंट है कि वो स्कैंडल्स को एक्सपोज कर पाता है। पार्टी गेट और वॉलपेपर गेट जैसे बड़े बड़े खुलासे सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तक किए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनका इतना इंडिपेंडेंट है कि वो बहादुरी से एक्शन ले पाता है पार्टीज के अगेंस्ट। पुलिस इतनी स्वतंत्र है कि वो प्रधानमंत्री तक को फाइन कर सकती है। और पार्टी के अंदर पॉलिटिशियंस भी इतने इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री पर सवाल उठा पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूके में पॉलिटिशियंस दूध के धुले हैं, वहां पर भी जैसा आपने देखा ये करप्शन की कितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लेकिन फर्क ये है कि पार्टी के अंदर भी इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी है कि अपने प्रधानमंत्री के गलत कामों पर भी आवाज उठाई जाती है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को क्रिटिसाइज कर रहे हो इतने ओपनली? इंडिया में ये शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देखने को मिलता। ये एक सीखने वाली बात है। वीडियो पसंद आया, यहाँ पर ब्रेक्सिट वाला वीडियो देख सकते हो क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।